हेलो एवरीवन, मैं दर्शन सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में। लाइटनिंग स्ट्राइक जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में बिजली गिरना भी कहते हैं। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि बादलों में कभी कभी तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और उसके साथ साथ एक चमक या प्रकाश भी देखने को मिलता है। इसी का कुछ हिस्सा या कुछ भाग पृथ्वी तक आ पहुंचता है, जिसे हम लाइटनिंग स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा जो बड़ी बड़ी भवन होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी ऊपरी मंजिलें जो हैं कभी कभी गिर जाती हैं, कभी कभी दीवारों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, चटक जाती हैं और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक के द्वारा ही आग जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट है, ये बादलों में किस तरीके से जनरेट होता है और किस प्रोसेस के द्वारा ये पृथ्वी तक पहुंचता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लाइटनिंग स्ट्राइक, दरअसल लाइटनिंग स्ट्राइक है क्या कि वायुमंडल में एक अत्यंत भारी एवं तीव्र विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। वायुमंडल में एक बहुत तेज और भारी विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है और इसी का कुछ हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिसे हम लाइटनिंग स्ट्राइक या बिजली गिरना कहते हैं। अब इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि जब बारिश हो रही होती है तो जिन बादलों के द्वारा पृथ्वी पर बारिश हो रही होती है उनकी एवरेज डिस्टेंस जो होती है, ऊंचाई जो होती है पृथ्वी तल से, वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच होती है। वहीं अगर बादलों के फैलाव के बारे में ऊपर बात करें कि ऊपर इनका फैलाव कितने एरिया में होता है, तो इनका फैलाव जो होता है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में होता है। यानी बादलों की ऊंचाई पृथ्वी तल से 1 से 2 किलोमीटर, वहीं ऊपर के क्षेत्र में इन बादलों का फैलाव 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में होता है। वहीं इन बादलों में अत्यधिक आर्द्रता होती है। आर्द्रता क्यों होती है? आप जानते हैं कि बारिश का कारण क्या है। पृथ्वी पर जितने भी जल के स्रोत हैं, जब तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो उन जल स्रोतों से, जैसे कि नदी है, झरना है, तालाब है, इन जल स्रोतों से क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है। पानी जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में पहुंचता है। तो वायुमंडल में पहुंचता है तो क्या होता है, इनमें नमी उत्पन्न हो जाती है और इसी नमी को क्या जानते हैं हम? आर्द्रता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जो फैलाव है बादलों का 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में हो गया और इनमें क्या हो गई? अत्यधिक आर्द्रता हो गई, नमी हो गई। अब बात करते हैं बादलों की जो परत होती है, नीचे वाली परत, एक ऊपर वाली परत। तो बादल की जो ऊपर वाली परत होती है, ऊपर वाला जो शीर्ष होता है, उसका टेम्परेचर होता है लगभग 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक। 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो बादलों की ऊपरी परत का होता है। तो जब जलवाष्प ऊपर जाती है, जलवाष्प, पानी वाष्पीकृत हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, पानी वाष्पीकृत हुआ, पानी वाष्पीकृत होकर के जलवाष्प में बदल करके ऊपर की तरफ उठता है, तो उसका क्या होता है? संघनन। पानी का क्या हो जाता है? संघनन। जलवाष्प का संघनन हो जाता है। संघनन को आप एक सीधी लाइन में समझ सकते हैं कि संघनन क्या है कि जो जलवाष्प वाष्पीकृत या वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो जलवाष्प वायुमंडल में पहुंची है, वो जलवाष्प का किसमें बदल जाना? बूंदों में परिवर्तित हो जाना। जलवाष्प का बूंदों में परिवर्तन हो जाना ही संघनन है। तो जब संघनन की परिघटना होती है, उस टाइम पे बादलों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब संघनन की परिघटना होती है तो क्या होता है? बादलों में ताप उत्पन्न हो जाता है, टेम्परेचर जनरेट हो जाता है और इसी ताप के कारण जो जलकण वाष्पीकृत के फलस्वरूप जो जलकण थे वायुमंडल में, वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। पहले जलवाष्प का वाष्पीकरण हुआ, यानी पानी का वाष्पीकरण होकर जलवाष्प पहुंचा वायुमंडल में, संघनन हुआ, जलवाष्प किस में बदल गया? पानी की बूंदों में, जलकणों में बदल गया और संघनन के फलस्वरूप जो ताप जनरेट हुआ था, जो टेम्परेचर जनरेट हुआ था, उसी टेम्परेचर के कारण वो जलकण हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। पानी के जो कण हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसी पैदा हो जाती है कि वो जलवाष्प जो थी उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जलवाष्प का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस आप जानते हैं क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी का हिमांक बिंदु होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में परिणत हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में बदल जाता है। तो जो बूंदें थीं, पानी की जो बूंदें थीं, वो बूंदें अब किस में बदल गई? पहले जलवाष्प से क्या बनी? संघनन के फलस्वरूप बूंदें बनी और अब वो बूंदें बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। बूंदों से क्या बन जाता है? बर्फ के छोटे कण। अब जब ये ऊपर जाने पर कणों के आयतन में वृद्धि होती है। आपने यहाँ पे देखा कि संघनन हुआ था, संघनन के बाद में बादलों में एक टेम्परेचर जनरेट हुआ था
और उसी टेम्परेचर के कारण पहले जलवाष्प के जो कण थे, जल के कण थे, वो ऊपर की तरफ उठ रहे थे, लेकिन अब जल कण हैं वो किस में परिवर्तित हो चुके हैं? बर्फ के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो चुके हैं। तो जल के कणों की तरह ही जो बर्फ के कण हैं छोटे छोटे, वो टेम्परेचर के कारण ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ऊपर की ओर उठने लगते हैं। और जब भी जल कण ऊपर की तरफ उठते हैं, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उनके वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, उनका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, आयतन में वृद्धि हो जाती है। और आयतन में जब वृद्धि होगी तो कणों का आकार भी बढ़ जाएगा। पहले कण छोटे थे, ऊपर गए टेम्परेचर के कारण, ऊपर जाने पर जल कणों के आयतन में वृद्धि हुई तो उनके आकार में भी वृद्धि हो जाती है। और आकार में जब वृद्धि हो गई तो क्या होगा? बूंदें भारी हो गई, बूंदों का जो है वॉल्यूम बढ़ गया और वो पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहां से एक चेन बन जाती है। अब यहां से चेन क्या बन जाती है कि पहले क्या हो रहा था कि छोटे छोटे कण थे, वो टेम्परेचर के कारण, बर्फ के छोटे छोटे कण थे, टेम्परेचर के कारण ऊपर की ओर उठ रहे थे और वहीं ऊपर जाके इनके आयतन में वृद्धि हो रही थी और वृद्धि होने के बाद में बड़े कण नीचे की तरफ आ रहे थे। तो एक चेन बन गई, नीचे से छोटे कण ऊपर जा रहे हैं और उधर से ऊपर से बड़े कण जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे से छोटे कण ऊपर की तरफ, ऊपर से बड़े कण नीचे की तरफ। तो जब ये इस तरह की चेन बन जाती है, नीचे कण फिर ऊपर से बड़े कण नीचे, तो चेन बनेगी तो क्या होगा? ये दोनों कण एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। ये दोनों कण एक दूसरे से टकराएंगे तो वहां पर क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है, एक रगड़ उत्पन्न होती है, इनके बीच में टकराव उत्पन्न होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लग जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, विद्युत धारा जो होती है, करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करता है। विद्युत धारा किसके आधार पर बहती है? इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। ठीक है, तो जो बादल की परत थी, जिन दो परतों के बारे में हम बात कर रहे थे, एक नीचे वाली परत, एक ऊपर वाली परत, तो अब जो बड़े कण हैं, बर्फ के जो बड़े कण हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो नीचे के भाग में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। बादलों का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब इधर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गए तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो नीचे की परत में जब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और इसकी मात्रा लगभग मानी जा सकती है 8 से 10 लाख एम्पियर। 8 से 10 लाख एम्पियर की एक धारा जनरेट हो जाती है बादलों के नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, और जब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ धारा जनरेट हो रही है तो क्या होगा? बादल की नीचे वाली जो परत होती है उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। अब यहाँ नीचे वाली परत में क्या बढ़ गया? तापमान बढ़ गया। अब एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। आप किसी भी धातु को, जैसे आप लोहा लीजिए और लोहे को आप क्या है, भट्टी में दे देते हैं और जब वो तप जाता है, जब वो रेड पड़ जाता है, बिल्कुल लाल तप्त हो जाता है, उसके बाद में आप उसको पानी में डाल के देखिए, एक ध्वनि उत्पन्न होगी वहाँ से। किसी भी लाल तप्त जो है लोहे की छड़ को जब आप पानी में डालते हैं तो एक विचित्र प्रकार की ध्वनि वहाँ पर सुनाई देखने को मिलती है। तो जैसे आपने देखा बिजली कड़कती है तो उसका रीजन क्या होता है? ध्यान से समझेंगे तो यही उसका रीजन होता है कि आप किसी भी गर्म चीज़ को ठंडे के संपर्क में लाएंगे तो वहाँ ध्वनि जनरेट होगी। लेकिन आप सोचेंगे कि इतनी प्रचंड ध्वनि कैसे सुनाई देती है? तो आपने देखा शुरुआत में कि ये पूरी परिघटना हो रही होती है, ये 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में हो रही होती है। 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में ये पूरी घटना हो रही होती है। जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वो भी 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में हो रही होती है। तो अब उधर से नीचे वाली जो परत ही बादल की, वहां पर क्या हो गया? गर्म हो गई, वो टेम्परेचर बढ़ गया उसका। वहीं वायुमंडल में पहले से जलवाष्प भी मौजूद है, यानी कि पहले आपने देखा था उसका जो टेम्परेचर हो गया था 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था, यानी एक तरफ ठंडा है और एक तरफ गर्म है। ठंडा और गर्म दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक तेज ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे आप बिजली कड़कने के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के कारण दोनों परतों के बीच एक भयंकर आवाज उत्पन्न होती है, जिसे आप बोलते हैं बिजली कड़कना। ठीक है, बिजली कड़कना। अब बिजली का प्रवाह कहाँ हो जाता है? पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर। जो बिजली यहाँ पर उत्पन्न होती है बादलों के नीचे वाले पोर्शन में, इसका जो प्रवाह है वो नीचे की तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसा चार्ज लिए हुए है? अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, एक ऋणावेश धारण किए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ऋणावेश धारण किए हुए है। अब ये किसकी तरफ भागेगी? इसको कोई भी एक सुचालक चीज चाहिए जिसके ऊपर इसका कनेक्शन बनाया जा सके, ये अपने आप को बैलेंस कर सके। ऋणावेश है वो धनावेश की तरफ जो है आकर्षित होगा। ठीक है, नीचे सुचालक की ओर जो है आकर्षित होगी और सुचालक चीजें उसे कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर मिलती हैं। एक और यहाँ ध्यान देने की बात है
कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई अपना मार्ग जो है ढूंढती है, तो वहाँ पर ये कंडीशन होती है कि वो छोटे से छोटे मार्ग को ढूंढने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा कि जो भी ऊंची वस्तुएं होती हैं, ऊंची चीज़ें होती हैं, ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे पेड़, इन्हीं पर सबसे पहले बिजली क्यों गिरती है? क्योंकि ये एक छोटा मार्ग क्रिएट करते हैं। बादल की नीचे वाली परत और इसके बीच में एक छोटा रास्ता क्रिएट करते हैं। वहीं नीचे वाली चीज़ पर बाद में आएगा, लेकिन इसका जो पहला प्रभाव देखने को मिलेगा वो ऊपर वाली चीज़ पर मिलेगा, क्योंकि एक छोटा रास्ता तय करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली का प्रवाह है वो स्वचालक चीज़ों की खोज में वो नीचे की तरफ आने लगती है और पृथ्वी पर इसका लगभग 15 से 20% हिस्सा ही पहुँच पाता है। आप जानते हैं कि 15 से 20% ही हिस्सा इसका पृथ्वी पर पहुंच रहा है, तब जाके ये इतनी छत विछत और इतनी तबाही मचाती है। तब इसका पूरा हिस्सा, अगर इसकी पूरी की पूरी मात्रा अगर पृथ्वी पाएगा तो कितनी बड़ी ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो बिजली का प्रवाह पृथ्वी की ओर होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो सुचालक वस्तुओं की ओर जो है आकर्षित होता है। ठीक है, तो वायु विद्युत की कुचालक होती है और वायु के साथ इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, नीचे की तरफ प्रवाह होने लगता है। वायु के साथ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है नीचे। बीच में कोई परिघटना क्यों नहीं होती है? उसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो किसके संपर्क में आती है? वायु के माध्यम से आती है और वायु विद्युत की कुचालक होती है और इस वजह से बीच में कोई भी परिघटना नहीं होती। जब भी उसको नीचे जाकर कोई सुचालक चीज़ मिल जाती है उसी के ऊपर वो जो है पूरी तरह से गिर जाती है, छोटा मार्ग अपनाती है। मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो छोटा मार्ग अपनाती है। तो छोटा मार्ग अपनाते हुए किसी सुचालक पदार्थ की ओर जो ऊपर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो उसी की ओर आकर्षित हो जाती है और इसी परिघटना को हम बिजली गिरना या लाइटनिंग स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। जब भी ऊंची ऊंची भवन बनाए जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें तड़ित चालक लगाए जाते हैं। उनका कारण क्या है कि वो किसी भी प्रकाशीय परिघटना या बिजली गिरने जैसी समस्याओं से जो है बिल्डिंग को सुरक्षित बचाना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉमन जान लेते हैं। वैसे अगर चाहेंगे आप तो मैं इसके बारे में, तड़ित चालक के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानना आवश्यक है कि तड़ित चालक होता क्या है। तड़ित चालक में क्या होता है, एक धातु की छड़ होती है कोई भी, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है कॉपर के तार से और उस कॉपर के तार को कहाँ ले जाया जाता है, पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो जब भी कोई बिजली गिरने जैसी घटना होती है या लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी घटना होती है तो जैसे ही वो उस छड़ के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर लगी होती है, मैंने बताया था आपको जो सबसे ऊंची चीज़ें होती हैं उन्हीं पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के ऊपर और लगा दिया हमने कोई जो छड़ लगा दी लोहे की, उसको कॉपर के तार से कनेक्ट किया, कनेक्ट करके उसका कनेक्शन कहाँ तक ले गए, पृथ्वी तक ले गए। तो जैसे ही बिजली इसके ऊपर गिरती है तो कॉपर का तार है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उस तार के माध्यम से कहाँ चली जाती है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है, जिससे कि भवन और बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आज पूरा का पूरा सिस्टम लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।